प्रिय साथियों, आज हम लोग जो हमारा कंसेप्ट नोट है उसकी तीसरी सीरीज के लिए हम आपके सामने वार्ता करने के लिए उपस्थित हैं। जैसा कि पिछले कार्यक्रम में हमने निर्धारित किया था कि हम इस बार रेस ड्राइविंग या जिसे बोलते हैं हम हिट एंड रन के जो मामले होते हैं जिसमें एक्सीडेंट करके और लोग भाग जाते हैं, उसका कानूनी आधार क्या है, कानूनी पक्ष क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। ये बिंदु इसलिए भी आवश्यक है कि इसके में कोई भी व्यक्ति विक्टिम बन सकता है। आप कहीं जा रहे हैं या कोई आपका नियर डियर कहीं गए हैं तो कोई ऐसे हादसे अक्सर सुनने को मिलते हैं। तो इसका कानूनी पक्ष क्या है, जो हमारी पुरानी आईपीसी थी उसका क्या स्वरूप था। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा हमारे जो क्रिमिनल लॉज हैं वो 1 जुलाई 2024 से परिवर्तित कर दिए गए हैं और वो भारतीयकरण करके उसका भारतीय संस्कृति के अनुरूप हमारे आपराधिक कानून बदल दिए गए हैं। उनमें क्या परिवर्तन हुए हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको याद होगा कुछ महीने पहले जब ये कानून लागू होने की बात शुरू हुई थी, चर्चा हुई थी, तो ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल भी की थी। तो उसके क्या कारण थे और वो क्या कौन से कानून के प्रावधान हैं जिसकी वजह से ये सब ट्रक ड्राइवर्स को इस तरीके से अपना प्रदर्शन करना पड़ा। तो इन सब पहलुओं पे हम ब्रीफ में चर्चा करेंगे। ज़्यादा मैं गहराई में नहीं जाऊंगा। ये आम जनता के लिए कार्यक्रम बनाया गया है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि ये आम जनमानस को अच्छा लगे, उसकी समझ में आए और उसकी जो जीवन की जो डे टू डे आवश्यकताएँ हैं उनको हम कानूनी जामा पहना सकें। तो शुरू करते हैं कि एक्सीडेंट क्या होता है। जैसा कि मैंने पिछले कार्यक्रम में भी आपको बताया था जब हम क्राइम के बारे में बात कर रहे थे कि क्राइम के दो भाग होते हैं। एक है मैंसरिया, यानी कि आपकी जो इच्छा है वो खराब है, ठीक है, और एक दूसरा है खराब कार्य, यानी कि एक्टस रियस, या आपकी मनसा भी खराब होनी चाहिए और आपका जो कार्य जो आपने कृत किया वो भी खराब होना चाहिए, ठीक। तो इन दो भागों से मिलकर बनता है। तो आप याद करिए, मैंने मेंसरिया के बारे में बताया था कि उसके 4 पहलू हैं। सबसे पहला है इंटेंशन, दूसरा है नॉलेज, तीसरा है रेकलेसनेस और चौथा है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस सबसे कम है, उसका जो आयाम है वो सबसे लो है, यानी कि जो नेग्लिजेंस में कोई आदमी काम करेगा उसका कोई इच्छा नहीं है। मान लिया कोई रोड पे एक्सीडेंट हुआ और सामान्य रूप से अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो किसी की कोई इच्छा नहीं है कि किसी को वो कोई चोट पहुंचाए या किसी की कोई क्षति पहुंचाए, इसलिए उसे नेग्लिजेंस में मानते हैं। तो इनके क्या क्या पहलू हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि जो रेस ड्राइविंग है या हिट एंड रन है, हिट एंड रन का मतलब होता है कि आपने रोड पे जब आप जा रहे हैं किसी को हिट किया और आप भाग गए, इसे हिट एंड रन केसेज कहते हैं। और इसमें एक्सीडेंट होते हैं अक्सर। एक्सीडेंट में आप किसी जनमानस की हानि कर सकते हो या किसी वस्तु की हानि कर सकते हो। किसी का कोई घर है, कोई और उसकी गाड़ी खड़ी है, उसमें चोट पहुंचा सकते हो। तो ये दोनों चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जो हमारे कानून जो हैं उनके बारे में जानिए। पहले जो इंडियन पीनल कोड थी वो लागू होती थी, लेकिन 1 जुलाई से जो भी अब कोई अपराध होंगे हिट एंड रन के या एक्सीडेंट के, उनके लिए कौन सा कानून बना है, उसका नाम है BNS, भारतीय न्याय संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। तो उसकी जो सेक्शन आईपीसी की थी वो थी 279 और अभी जो नया BNS है उसकी है 303। तो आप याद रखिए 279 और 303 ये दोनों ही रेस और नेग्लिजेंट जो ड्राइविंग है उससे संबंधित हैं। एक दूसरी सेक्शन जो बहुत इम्पोर्टेंट थी पहले, जो एक्सीडेंट में अक्सर प्रयोग में आती थी आईपीसी में, वो थी 304A, 304A। ये नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए थी। अगर किसी की मान लिया डेथ भी हो जाती है तो उसमें 304A लगता था और उसमें जो प्राविधान था वो जो सज़ा का प्रावधान कम था, हल्का था, 2 साल 1 साल इस तरीके से सज़ा का प्रावधान था। लेकिन 304 और 304A इन दोनों में अंतर क्या था आईपीसी में। अब 304A की
जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन जो नए कानून में है बीएसए में वो है 304। तो पहले 304 ए को अब क्या कर दिया है 304, तो इसको हम समझेंगे। और अगर किसी को चोट लग जाती है, अगर हत्या हो जाती है उसकी, मतलब डेथ हो जाती है, हत्या नहीं कहना चाहिए, उसकी डेथ हो जाती है। हत्या तो तब है जब कोई इरादतन किसी की हत्या करे, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर बोलते हैं उसको, और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो ये दोनों में अंतर है, 302 जो पुराना था, 304, इन दोनों में अंतर है। ये बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो हमारे लिए जो आवश्यक है आज की तिथि में वो कौन सी सेक्शन हुई जो नए कानून में है, वो है 304 जो नेग्लिजेंस को बताएगी, और एक है 338 जो नेग्लिजेंट एक्ट करने से जो चोट पहुंचाए किसी को। तो वो 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट हुई। एक दूसरा जो सेक्शन है, जो अधिनियम है, वो है एमवी एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट। वो भी इस पर जब कभी एक्सीडेंट होता है वो भी लागू होता है। तो उसकी एक सेक्शन है 134। एमवी एक्ट की कौन सी सेक्शन है 134, जो क्या बताती है ड्राइवर के क्या ड्यूटी होनी चाहिए, वो उसके बारे में प्रकाश डालती है। और अगर ड्रंक एंड ड्राइव की बात करें तो उसके लिए कौन सी सेक्शन है 185, ड्रंक एंड ड्राइव। ड्रंक एंड ड्राइव का मतलब क्या है, जब आप कभी गाड़ी लेके जाते हैं और वहाँ पुलिस खड़ी रहती है और वो आपको चेकिंग के लिए रोकती है, तो आपने देखा होगा एल्कोमीटर, एक उनके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट होता है और वो आपसे कहते हैं कि ज़रा गहरी सांस लेके छोड़िए। तो अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ होगा तो आपकी जो सांस निकलेगी उसमें अल्कोहल का क्वांटिटी आएगी और उससे वो उसको माप लेगा और आप पे फिर वो पनिशमेंट होगा। तो उसके लिए कौन सी सेक्शन है 185। अगर आप ड्राइव एंड ड्रंक करेंगे तो आप पे 185 सेक्शन लगेगी और उसके अनुसार आपको दंड मिलेगा। तो जो मैंने अभी आपको बताया था एमवी एक्ट की सेक्शन 134 और जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये एक तीसरा आपको अधिनियम में बता रहा हूँ। जो पहले सीआरपीसी थी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसकी करस्पॉन्डिंग जो कानून आया है उसका नाम क्या है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम BNS कहते हैं। इसमें जो ड्यूटी दी हुई हैं ड्राइवर की ड्यूटी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है और ये हमें सबको ध्यान रखना है कि अब नए कानून लागू हो गए हैं तो हमारे लिए 312 ड्यूटी ऑफ ए ड्राइवर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें ज़रा सभी लोग ध्यान दें कि वो ड्यूटी क्या है। तो इसकी जो पहली सेक्शन है 312 सब सेक्शन 1, वो क्या कहती है कि अगर किसी के साथ आपका गाड़ी चला रहे हैं, किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, तो ड्राइवर की ड्यूटी है कि उस विक्टिम को, जिसको चोट लगी है, तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाए। तो ये उसकी ड्यूटी बनाई गई है। अगर ड्यूटी को वो नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट की प्रोविज़न किया गया। दूसरा क्या है कि उसकी सूचना, उस घटना की सूचना थाने को देगा। तो थाने को कैसे दें, अब आप कहेंगे, तो आपको कंट्रोल रूम को सूचित करना होगा। जो भी कंट्रोल रूम के नंबर हैं उन पे आप फ़ोन करके बताइए कि यहाँ ये ड्राइवर की ड्यूटी है। पब्लिक तो बता ही सकती है, लेकिन ये ड्राइवर की ड्यूटी बाकायदा स्टैट्यूटरी कर दी गई है, यानी कि कानून में लिखित कर दी गई है। ये कौन सा सेक्शन है 312 का सबसेक्शन 2। तो 2 हुई ड्यूटी। तीसरी क्या है, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन बतानी होगी। ये नहीं है कि आप गलत बता दें, आप सोचें कि मैं गलत सूचना दे करके अपना नाम पता गलत बता के चला जाऊं और फिर मैं बच जाऊंगा। तो ये अगर ऐसा करेंगे आप तो आप सज़ा के हकदार होंगे। और जो तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत ही गंभीर है, जो 312 सबसेक्शन 4 का हिस्सा है, वो क्या है कि आपको एक्सीडेंट होने पे भागना नहीं है। अगर आप भागेंगे तो आपको 312 सबसेक्शन 4 में आपको दंड दिया जाएगा। तो आपको घटना होने पे आपकी जो ड्यूटी बनती है वो क्या है कि आपको वहीं रहना है। वहीं रहने से मतलब आप, स्वाभाविक बात है, आप कहेंगे कि आपको वहाँ रहने के लिए कहा जा रहा है तो मैं हॉस्पिटल में कैसे पहुँचाऊँ उसको, पेशेंट को। इसका मतलब ये है कि आप घटना से नहीं भागेंगे, आप अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे। जो जिसको विक्टिम, जिसको चोट लग गई है, उसको हॉस्पिटल पहुँचाएंगे, थाने पर सूचना देंगे, अपनी बारे में जानकारी देंगे और आप मौके से भागेंगे नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। अब आप समझिए कि जो सेक्शन आईपीसी की थी 304, उसके 2 हिस्से होते थे एक टाइम में, 304 पार्ट 1, 304 पार्ट 2। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चूँकि मैं इस केस को आपको, जो सलमान खान का जो एक हिट एंड रन का केस हुआ था, जिसमें लगभग 5 लोगों की 28 सितंबर 2002 को ये घटना हुई थी रात में मुंबई में,
और ये केस क्या था, उसमें भी ये सेक्शन 304 1 और 2 का विवरण आया। तो इसको समझ लीजिए ही क्या है। 304 गंभीर प्रकृति का माना जाता है, जिसमें आप किसी काम को इंटेंशनली करते हो। इंटेंशनली कैसे करते हो? जैसे मान लिया, मैंने पहले भी ये बात बताई थी पिछले बार के एपिसोड में भी, कि आप ये जानते हैं कि ये रोड बहुत भीड़ भड़ाके वाली रोड है, बहुत सारे लोग उस पर पैदल भी चल रहे हैं, साइकिल भी चल रही हैं, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, और आप ये जानते हुए भी और बहुत तेज़ी के साथ गाड़ी चलाते हो, तो इसमें एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो जब एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है, उसके बावजूद भी आप ऐसा कंडक्ट करते हैं, तो आप 304 1 के भागीदार होते हैं। और यहाँ ऐसी घटना होने पर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आपको आजीवन कारावास तक की सज़ा मिल सकती है। तो आप सोचिए कि ये है तो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, बट द पनिशमेंट इज अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। इसका दूसरा हल्का पार्ट है, वो क्या है? वो 10 साल की सज़ा है उसमें, उसे कहते हैं 304 पार्ट 2। तो अक्सर लोग कहेंगे अरे साहब 304 1 लगा दिया, किसी तरीके से 2 में बदल जाए, या लोग इसके लिए काफ़ी प्रयास करते हैं। तो ये एक बहुत ही डेलिकेट इसमें डिफरेंस है। अब इसको डिफरेंस को किया कैसे जाता है? तो डिफरेंस में ये है कि उसकी इंटेंशन और नॉलेज वाले पार्ट तक अगर है, अगर प्रोसिक्यूशन ने ये सिद्ध कर दिया कि इसकी ये जानबूझ करके किया इसने, कि इसको मालूम था कि इतनी तेज़ स्पीड पर अगर गाड़ी चलाएंगे और ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो इसे ये मालूम था कि यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। किसका होगा ये तो नहीं मालूम था, लेकिन उस घटना के घटित होने के चांस बहुत ज़्यादा थे। तो ये 304 का मामला होगा। और चूँकि इसे इस बात की नॉलेज थी, तो ये इंटेंशन और नॉलेज, अगर प्रोसिक्यूशन ये 2 चीज़ सिद्ध कर देता है एक्सीडेंट के मामले में, तो आप 304 पार्ट 1 के भागीदार बनते थे। और अगर इसे नहीं कर पाता, वो केवल नेग्लिजेंस तक रह जाता है या रेकलेसनेस तक रह जाता है, तो फिर वो 304 2 का हिस्सा हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस में फिर क्या डिफरेंस होगा? अगर नेग्लिजेंस तक रह जाएगा तो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कम होगा, और अगर वो रेकलेसनेस पे चला जाएगा 304 1 में 2 में, तो वो पनिशमेंट का जो क्वांटम है वो बढ़ जाएगा। ये अंतर हुआ। अब मैं आपको 2 केस बताया कि इसको केस मामले को मैं समाप्ति को ले जाता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट केस आपने सुना होगा, ये 99 का केस है, इसे BMW केस भी कहते हैं। ये संजीव नंदा का केस है। इनके जो दादाजी थे वो बहुत मतलब बड़े आर्मी के ऑफिसर थे, कमांडर थे। और ये घटना 10 जनवरी 1999 की है। ये लोधी रोड दिल्ली की। ये लड़का सुबह सुबह अपने किसी फार्म हाउस से दोस्तों के साथ रात को शराब वराब पीने के बाद सुबह सुबह बहुत तेज़ गाड़ी, उन दिनों BMW आई थी गाड़ी, बहुत तेज़ स्पीड से आया, और वहाँ पे इसने 5 लोगों की उसमें हत्या हो गई, और उसमें पुलिस वाले भी थे 3 लोग, और उनको ये काफ़ी दूर तक घसीट करके ले गया, और फिर गाड़ी को अपने घर ले जा करके इसने उसको पूरा वॉश किया, धोया और सब किया, और इसमें 6 लोगों की हत्या हुई, डेथ हो गई, और 3 लोग उसमें पुलिस वाले थे। इसका 1999 में सोचिए इन्होंने बड़े बड़े वकील खड़े किए, और ट्रायल के अंदर इसको एक्विटल हो गया। फिर इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो हाई कोर्ट में गई, और अल्टीमेटली इसको 2008 में 2 साल की सज़ा होती है। और 2012 में ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको कम्युनिटी सर्विस करने के लिए कहा। तो अभी जो नया जो हमारा कानून आया है, उसमें कम्युनिटी सर्विस को लेजिटिमाइज कर दिया है। मतलब अब जो एक ये सबसे बड़ा, अगर कोई कहे आपसे कि जो हमारे नए कानून हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु क्या है, या उसका अगर हम तीनों के बारे में एक शब्द में कहना चाहें, तो हमने उसको पनिशमेंट की बजाय हमने जस्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया है, ताकि समाज के अंदर अगर हम किसी को जेल में डाल देते हैं तो देखने में अच्छा लगता है बाहर तो, लेकिन पूरे के पूरे उस व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। उसके साथ साथ जो उसको जेल का मेंटेनेंस करना, उसको खाना खिलाना, तो स्टेट पे बर्डन बनता है। तो इसके ऑल्टरनेटिव ढूंढे गए देश विदेश में सब जगह, और उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव आए। किसी टाइम पे मैं आपसे इस बारे में चर्चा करूंगा कि व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव फॉर द पनिशमेंट। क्या व्यक्ति को जेल डालना ही ठीक होगा? क्या इसके और विकल्प हो सकते हैं? तो इस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। दूसरा जो केस जो मैंने अभी जिक्र किया था वो है सलमान खान, जो एक्टर हैं, फेमस एक्टर हैं, उनका। ये भी
28 सितंबर 2002 की घटना थी। जैसा कि मैंने बताया, मुंबई के अंदर ये घटना होती है और उसमें 5 लोग मारे जाते हैं। बांद्रा मुंबई का मामला है। इसमें इनको पहले 304A में इनको यानी कि नेग्लिजेंस का बात की गई कि ये नेग्लिजेंस में केस चलेगा, लेकिन बाद में इनको फिर 304 पार्ट 2 में इनको ट्रायल किया गया। लेकिन इनका पहले तो इनको 2015 में लोअर कोर्ट से तो कन्विक्शन हो गया 5 साल का, लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, मुंबई हाई कोर्ट में, तो इसका केस का इसका एक्विटल हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो हमने ये चर्चा की, हालांकि ये जो कंसेप्ट का जो हमने तरीका रखा है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनमें उतना सुनने के लिए ज़्यादा समय नहीं होता। तो अगर फिर भी अगर कोई आपका प्रश्न बचता है तो आप स्वतंत्र हैं, मुझसे अपना क्वेश्चन को हमारे जो चैट बॉक्स है उसमें डाल सकते हैं। और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिलता है। जो लोग इसके सुन रहे हैं, मेरी उनसे ये भी अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा बांटें, ताकि इस ज्ञान को जो हम बिल्कुल निःशुल्क सभी के साथ साझा करते हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा वो होगा सेपरेशन और डिवोर्स। सेपरेशन और डिवोर्स में लीगली क्या अंतर होता है, उसको हम कैसे समझें। लिव इन रिलेशनशिप भी हम बताएंगे, लेकिन वो अगली बार। तो ये 2 में बैक टू बैक हम इवेंट करेंगे इसमें कंसेप्ट में। पहला होगा डिफरेंस बिटवीन सेपरेशन एंड डिवोर्स, और दूसरा होगा लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप का लीगल पहलू क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ध्यान से सुना, मग्न होकर सुना, आप अप्रिशिएट करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से, पूरे मन से आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद।